पहली खबर, क्या हिजबुल्लाह और इजराइल में ऑल आउट वॉर शुरू हो चुका है? सोचिए जरा, लेबनान बॉर्डर से चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें क्यों आ रही? दूसरी खबर, पुतिन ने ज़ेलेंस्की के सामने कौन सी शर्तें रखी? नेटो ने क्यों कहा पुतिन यूक्रेन पर चाहते हैं कब्जा? और तीसरी खबर, रूस से युद्ध के बीच इटली में पीएम मोदी से मिले ज़ेलेंस्की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा कि दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है? और चौथी खबर, जम्मू में आतंकी हमलों के बीच कश्मीर में खीर भवानी मेला, 30,000 भक्तों की आस्था से आतंक को जवाब हम आपको दिखाएंगे। और पांचवी खबर, इंद्रेश कुमार का चुनाव नतीजों पर 241 और 34 वाला बयान, देश में क्यों छिड़ा सियासी घमासान? इन सभी खबरों के बीच में अब आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। कल तक दुनिया मिडल ईस्ट में गाजा की तबाही देख रही थी, इस बीच इजराइल की एक और जंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जो अब तबाही का मोड़ ले चुकी है। हम बात कर रहे हैं इजराइल बनाम हिजबुल्लाह के जंग की, जिसमें बीते एक हफ्ते में बहुत कुछ विनाशकारी हुआ है। लेबनान फ्रंट पर कुछ ऐसा हो रहा है कि अमेरिका को इस लड़ाई को वॉर इन स्लो मो कहना पड़ रहा है। सबसे पहले बीते 24 घंटे की विध्वंसक वॉर रिपोर्ट। हिजबुल्लाह से चल रही जंग में पहली बार इजराइल के नेवी का एक्शन देखा। इजरायली वॉरशिप से लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण मिसाइल अटैक किया। इजरायली वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बीच इजरायली नेवी का ये लैंड क्रूज मिसाइल अटैक दक्षिणी लेबनान में हुआ। इजराइल ने भूमध्य सागर से मिसाइल लॉन्च करके टायर इलाके में विनाश ला दिया। हिजबुल्लाह के दक्षिणी कमांड बेस को टारगेट किया, भारी नुकसान पहुंचाया। रिहायशी इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तबाही मची, 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस हमले में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है और अल अरबिया न्यूज के मुताबिक इसमें हिजबुल्लाह का एक सीनियर लीडर भी शामिल है। उसका नाम हाशिम सैफुद्दीन बताया जा रहा है। हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले में इजराइल को हाशिम को मारने में नाकामी मिली है और हिजबुल्लाह इस हमले का बदला इजराइल से जरूर लेगा। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के अलावा उत्तरी लेबनान में भी बमों की बारिश की। रिहायशी इलाके में भारी नुकसान हुआ। हालांकि इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया। इस सब के बीच में जो बड़ी खबर है वो ये है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह, हमास और पीआईजे पर एक साथ पिन पॉइंटेड अटैक किया था। लेबनान बॉर्डर के 20 किलोमीटर के दायरे में इजराइल की मिसाइलों ने तबाही मचा दी। इजराइल की इस आक्रामकता की वजह है हिजबुल्लाह बीते एक हफ्ते से लगातार उत्तरी इजराइल और गोलान हाइट्स और गलीली इलाके में भारी मात्रा में रॉकेट अटैक कर रहा है। इजराइल के मिलिट्री बेस से लेकर पोर्ट और रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। यह इजराइल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स का इलाका है। यहां के कैटजरीन में हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया। एक घर के अंदर रॉकेट गिरने से तबाही मची। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों से गैलिली इलाके को भी दहलाने की कोशिश की। नॉर्थ इजराइल के साफेद इलाके में ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजराइल में 2 दिन के भीतर ही सैकड़ों रॉकेट लॉन्च किए हैं। इजराइल ने आयरन डोम से ज्यादातर हमले को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन उत्तरी इजराइल में कई जगहों से हमले के बाद आग लगने की तस्वीरें आई। कुछ जगहों से इजराइल को नुकसान की खबरें हैं। असल में इजराइल पर हिजबुल्लाह इसलिए आग बबूला है क्योंकि मंगलवार को इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर तालिब मारा गया था और उसकी मौत से अब ईरान भी तमतमाया हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अली बाघेरी ने इजराइल को 13 अप्रैल की घटना याद दिलाई। तालिब की मौत पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लेबनान पर अटैक के लिए अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। ईरान ने यह भी कहा कि इजराइल ईरानी दूतावास पर हमले वाली गलती ना दोहराए। असल में सीरिया में शुरुआती अप्रैल में ईरानी दूतावास के पास इजराइल के एयर स्ट्राइक में ईरान के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हुई थी। इसके बाद ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर 350 रॉकेट मिसाइलों की बौछार कर दी थी। अब हिजबुल्लाह भी तालिब की मौत का बदला कुछ इसी अंदाज में इजराइल से ले रहा है, लेकिन इजराइल भी हर हमलों का जवाब आसमान और समंदर से मिसाइलें लॉन्च करके दे रहा है।
आपको याद होगा एक दौर जब कन्वेंशनल वॉर कैसे शुरू होता था। पहले एरियल अटैक होते थे और उसके बाद पूरे इलाके को सपाट करके ग्राउंड फोर्सेस अंदर घुसती थी। यही आपने यूक्रेन में देखा, यही आपने गाजा में देखा। और जितने लोग ये कहते हैं कि इजराइल और लेबनान में युद्ध नहीं छिड़ा है, तो हमारा सवाल यह है, क्या यही आप अभी इजराइल वर्सेस लेबनान में नहीं देख रहे हैं? एरियल अटैक, रॉकेट से हमलों के अलावा हिजबुल्लाह इजराइल पर ड्रोन अटैक भी साथ साथ कर रहा है। इजरायली सेना के हवाले से द टाइम्स ऑफ इजराइल की आज की रिपोर्ट है, हिजबुल्लाह ने 72 घंटे में इजराइल पर 16 ड्रोन हमले किए हैं। आपको पता होगा ये ड्रोन कहां से मिले? ज्यादातर ईरान से। इजराइल की वायुसेना ने इनमें से करीब 11 ड्रोन मार गिराए, आयरन डोम। बीते 5 दिन में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 600 रॉकेट अटैक किए। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से इनमें से करीब 90% हमले नाकाम कर दिए गए। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों को लगता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह में सीधी जंग छिड़ चुकी है। इंटरेस्टिंग बात क्या, जो इजराइल के विरोधी हैं उनका यह कहना है कि जो भी अटैक हो रहे हैं वो ओपन एरियाज में हो रहे हैं। तो इजराइल का क्लेम कि 90% उन्होंने रॉकेट मार गिराए हैं, इसको एक एलिमेंट ऑफ डाउट के साथ देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आसमान और समंदर से हिजबुल्लाह को जवाब देने के अलावा इजराइल लेबनान में घुसकर ये तस्वीरें देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज कर चुका है। लेबनान पर इन्फेंट्री अटैक के लिए इजराइल ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है, सिमुलेशंस शुरू कर दिए हैं। यानी कि कुछ ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण युद्ध क्यों हो सकता है, इसे इतिहास की घटनाओं से भी समझने की जरूरत है। एक तो इजराइल और लेबनान की दुश्मनी 1948 में ब्रिटिश रूल के समय से चली आ रही है। इजराइल और लेबनान में वर्ष 1996 और 2006 में आमने सामने की जंग हो चुकी है। 2024 में गाजा युद्ध ने इस दुश्मनी में आग में घी डालने का काम किया है। 2006 में जो युद्ध हुआ था, उसके लिए हिजबुल्लाह कहता है कि अगर यह युद्ध और छिड़ता, लंबा चलता, तो हम इजराइल को हरा देते। यह हिजबुल्लाह क्लेम करता है। अल जजीरा न्यूज की अप्रैल में आई रिपोर्ट कहती है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के औसतन एक हमले के जवाब में लेबनान पर 5 भीषण अटैक करके दिया। हिब्रू भाषा के दैनिक समाचार मारीव की 7 जून को किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 62% इजरायली हिजबुल्लाह पर निर्णायक हमलों के पक्षधर हैं। खुद नेतन्याहू पिछले हफ्ते कह चुके हैं कि इजराइल लेबनान के साथ बॉर्डर पर इंटेंस ऑपरेशन के लिए तैयार है। कुल मिलाकर संकेत यही है कि गाजा में तबाही के बाद इजराइल एक मोर्चा यहां भी खोल सकता है और दुनिया इजराइल लेबनान के बीच जमीनी जंग की गवाह बन सकती है। मिडल ईस्ट में नई जंग तबाही के संकेत दे रही, तो वहीं रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की 7 नई शर्तें, विनाश की आहट दिखाई दे रही हैं उनसे। और यह भी शर्त रखी गई हैं, 7 शर्तें पुतिन की 7 शर्तें G7 की मीटिंग के दौरान। देखिए, करेक्ट द डॉट्स। पुतिन ने आज यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा, और यकीन मानिए यह रूस का शांति प्रस्ताव कम, यूक्रेन और पश्चिमी देशों को पुतिन की आखिरी चेतावनी ज्यादा। पुतिन ने पहली शर्त रखी कि यूक्रेन की सेना लुहांस्क और डोनेस्क रीजन से पूरी तरह से हटा दी जाए। यह पहले भी वो कहते आ रहे हैं। दूसरी शर्त रखी कि खेरसोन और ज़ेपोरिजिया इलाके से भी यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से विड्रॉल हो जाए। खेरसोन और ज़ेपोरिजिया, यह भी वो कहते आए। तीसरी शर्त रखी कि क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संधियों में रूस के मुताबिक तय हो। यह भी वो कहते आ रहे हैं। चौथी शर्त रखी कि यूक्रेन तटस्थ रहे, किसी भी गुट का हिस्सा ना बने। यह भी वो कहते आ रहे हैं। पांचवी शर्त रखी कि कीव नेटो में शामिल होने से साफ इनकार करे। यह भी वो कहते आ रहे हैं। छठी शर्त रखी कि यूक्रेन का न्यूक्लियर फ्री स्टेटस हो। यह भी वो कहते आ रहे हैं। और 7वीं शर्त रखी कि रूस पर लगे पश्चिम के सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाएं। यह एक नई शर्त उन्होंने रखी है। G7 के दौरान पुतिन की 7 शर्तें। पुतिन ने कहा कि अगर उनकी सभी शर्तें मान ली जाती हैं तो मॉस्को सीजफायर का आदेश देगा और यूक्रेन से शांतिपूर्ण समझौते पर बातचीत शुरू करेगा। लेकिन अगर यह शर्त नहीं मानी गई तो युद्ध में कीव और पश्चिम के खिलाफ आगे की स्थिति अलग भी हो सकती है। यहां आगे की स्थिति से पुतिन के कहने का मतलब क्या है, हमने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले बिग वॉल पर देखिए पुतिन ने यूक्रेन से असल में कितना बड़ा इलाका मांग लिया। यह देखिए सर, कौन सा वो इलाका है जो इन्होंने मांग लिया। पहले आपको मैं एक एक डिटेल बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेन करते हैं आपको। यूक्रेन से सेना की वापसी चाहते हैं। अब ये देखिए, ये जो आपको बेल्ट दिखाई दे रही है, इसको देखिए।
यह है लुहांस्क और डोनेस्क, जिसको लेकर जंग छिड़ी थी। शुरुआत यहीं से हुई थी क्योंकि यहां पर रशिया की भाषा बोलने वाले और रशिया के लोग ज्यादा रहते हैं। जब यह जंग आगे बढ़ी तो ज़ेपोरिजिया और खेरसॉन भी इन्होंने कब्जा कर लिया और इन चारों पर अपनी सरकारें बना दी, ऐसा दावा किया जाता है। अब पुतिन कह रहे हैं कि यह जो स्ट्रेच है, इसके अलावा यह सारा स्ट्रेच भी इनका हो जाए, यह सारा स्ट्रेच भी, और इसमें खार्किव भी आता है। सोचिए 2.5 साल से ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा अब आप जो यूक्रेन के अंदर की तस्वीर देख रहे थे, पुतिन ने कहा है कि वो यहां से भी विड्रॉल चाहते हैं, यहां पर भी रूस का कब्जा हो। इंटरेस्टिंगली यूक्रेन का यह पूरा इलाका 26,000 किलोमीटर तक फैला है, जो जर्मनी के अधिकांश संघीय राज्यों से भी बड़ा है। मैसेडोनिया और स्लोवेनिया से भी बड़ा क्षेत्रफल है, इजराइल के क्षेत्रफल से भी बड़ा इलाका है। क्या यूक्रेन इतना बड़ा हिस्सा गंवाना चाहेगा? हम सब जवाब जानते हैं। यूक्रेन कहता है नहीं, वो लड़ेगा, पश्चिमी देश उसकी मदद करते रहेंगे, पश्चिमी देशों की मदद युद्ध को और भड़काती रहेगी। पुतिन इसके बाद भी नहीं रुकेंगे, वो नेटो से सीधी जंग लड़ सकते हैं, ये संकेत है। और इसका सबसे बड़ा संकेत क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बी के पहुंचने से मिला। अमेरिका ने जवाब में रूसी पनडुब्बी के सामने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन हेलेना को अब तैनात कर दिया गया है। मिरर डिप्लॉयमेंट। सोचिए किसी भी दिन क्यूबा से दो महाशक्तियों के बीच क्या परमाणु युद्ध हो सकता है। ये रिपोर्ट देखें। ये अमेरिका की पनडुब्बी यूएसएस हेलेना है, यूएस की फास्ट अटैक न्यूक्लियर पावर्ड लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन, जो 10 MK-48 टॉर्पीडो के अलावा टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल और हार्पून एंटी सरफेस शिप मिसाइल से लैस है, जिसे अमेरिका के तट से निकालकर क्यूबा के ग्वांतानामो की खाड़ी में तैनात किया गया है। और इसकी वजह है क्यूबा से अमेरिका के खिलाफ रूस की आक्रामकता। रूस की कजान परमाणु पनडुब्बी 2 दिन पहले ही वॉर एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए हवाना पहुंची थी। हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल से लैस रूस की इस परमाणु पनडुब्बी के अलावा रूसी नेवी का सबसे आधुनिकतम एडमिरल गोर्शकोव वॉरशिप बेड़ा भी अटलांटिक से होते हुए हवाना पहुंचा था। रूस के इस जंगी बेड़े पर अमेरिका अपने जासूसी विमानों के जरिए आसपास से नजरें बनाए हुए था और अब समंदर में रूस की चुनौतियों को काउंटर करने के लिए रूसी कजान पनडुब्बी के सामने यूएसएस हेलेना न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात किया गया है। हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि रूस और अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां एक दूसरे से कितना करीब आ चुकी हैं। हवाना में रूसी परमाणु पनडुब्बी कजान तैनात है। अमेरिका ने गोटनामो बे या गोटनामो खाड़ी में यूएसएस हेलेना सबमरीन की तैनाती की है। इंटरेस्टिंग है ये, जरा ध्यान से देखिएगा। कजान पनडुब्बी जिरकॉन मिसाइल से लैस है, हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका की हेलेना पनडुब्बी न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। दोनों देशों की सबमरीन के बीच की दूरी 800 किलोमीटर बताई जा रही है और इस तैनाती से जिससे अटलांटिक से लेकर कैरेबियन सी तक युद्ध का अंदेशा बढ़ गया। सोचिए, और यह सब हो रहा है G7 के दौरान। सोचिए, वैसे अब से थोड़ी देर पहले पुतिन के शांति प्रस्ताव पर नेटो चीफ ने बड़ा बयान दिया। पुतिन के शांति प्रस्ताव पर नेटो चीफ का बयान, पुतिन का प्रस्ताव शांति लाने के लिए नहीं है। पुतिन के प्रस्ताव में रूस की आक्रामकता है। पुतिन पूरे यूक्रेन पर कंट्रोल चाहते हैं। रूस की सेना को यूक्रेन से बाहर निकालना ही होगा, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। किसी भी दो मुल्कों में शांति लाने के लिए क्या जरूरी है? पहले तो दो मुल्क जो कि हैं, पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरा सोच जो कि शायद आ सकती है, लेकिन वो सोच लाने के लिए जरूरत होती है एक मीडिएटर की। वो मीडिएटर कौन बनेगा? बड़ा सवाल है। कौन होगा वो जो मीडिएटर बनेगा इन दोनों के बीच में? एक उम्मीद जगी है भारत से। अगली खबर, अगली तस्वीर ध्यान से देखिए। जिस वक्त रूस और नेटो में युद्ध की नौबत है, ठीक उसी वक्त ये देखिए तस्वीर। ठीक उसी वक्त इटली में G7 शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की द्विपक्षीय वार्ता चर्चा में। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने। अपने तीसरे कार्यकाल में पहले विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी की ज़ेलेंस्की से पहली मुलाकात है। मीटिंग में पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को शांति का संदेश दिया है।
पीएम मोदी ने जेलेंस्की को बातचीत से रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालने की सलाह दी। इससे पहले भी दोनों की मुलाकात साल 2023 में हिरोशिमा में G7 सम्मेलन में हुई। यहां भी रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में शुरुआत से ही भारत शांति का पक्ष धर रहा है। मोदी 2.0 से लेकर मोदी 3.0 तक प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा बातचीत से युद्ध का मसला हल करने का संदेश दिया है। तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर G7 सम्मेलन के लिए इटली के अपुलिया शहर गए पीएम मोदी ने एक बार फिर वही शांति मंत्र दोहराया। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश जारी रखेगा। भारत शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक हर संभव प्रयास करता रहेगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर भी जोर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि चाहे जेलेंस्की हो या फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी ने हर मंच से युद्ध में शांति का संदेश दिया है। एससीओ समिट के दौरान पुतिन से मुलाकात के समय भी पीएम मोदी ने कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। इस बार पीएम मोदी ने ये शांति संदेश उस जगह दिया है जहां सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष एकजुट हैं। ये वैश्विक शक्ति और मजबूत ग्लोबल पावर के तौर पर भारत की बढ़ती साख का सबूत है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक मुलाकात जो अभी हमने आपको दिखाई, और दूसरी इटली की पीएम मेलोनी और प्रधानमंत्री की मुलाकात की। ये देखिए आप जरा ध्यान से। इटली ने भारत को आउटरीच पार्टनर देश के तौर पर समिट के लिए विशेष आमंत्रण दिया है। पीएम मोदी जब इटली की पीएम मेलोनी से मुलाकात के लिए पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने नमस्ते से अभिवादन किया। ये देखिए, तो जवाब में मेलोनी ने भी पीएम मोदी को नमस्ते किया। G7 सेशन के बाद दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी मिले, फिर डिनर पर सब साथ होंगे। अब जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर आज इटली में G7 समिट की है, दूसरी तस्वीर नई दिल्ली में साल 2023 में हुए G20 समिट की है, जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत आई थी और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 घंटे इटली के अपुलिया शहर में होंगे। वो 7 मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। साथ ही G7 के अलावा 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के संग मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की और मेलोनी से पहले पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात की। दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कमराडरी है, वो इन तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में चर्चा हुई। पीएम मोदी और मैक्रोन ने पूरी गर्मजोशी के साथ गले लगकर एक दूसरे से मुलाकात की। इसके साथ टेबल पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। G7 समिट के बीच पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मिले, और ये देखिए, ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को तीसरी बार जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने भी ब्रिटेन में होने वाले चुनाव को लेकर ऋषि सुनक को शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत की समीक्षा की। साथ ही भारत ब्रिटेन संबंधों को लेकर रोड मैप 2030 पर भी चर्चा हुई है। G7 में एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ समिट से यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इटली में G7 समिट से बाइडेन का ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। सभी लीडर्स इंटरेक्शन सेशन के दौरान पैराग्लाइडिंग देख रहे हैं। इनमें ब्रिटेन के पीएम सुनक, कनाडाई पीएम ट्रूडो, फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन और जर्मन चांसलर मौजूद हैं। शिखर सम्मेलन के मेजबान देश इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी हैं। इस दौरान पैराग्लाइडर जब लैंड करता है तो सभी नेता उनका तालियों से स्वागत करने लगते हैं। इस बीच बाइडेन ग्रुप से दूर जाकर किसी को थम्स अप करते नजर आते हैं। कैमरे का फोकस बाइडेन की तरफ चला जाता है। इसके बाद इटली की पीएम बातचीत करते हुए आगे बढ़ती हैं और बाइडेन का हाथ पकड़कर वापस सबके बीच लाती हैं।
G7 समिट से बाइडेन का ये दूसरा वीडियो देखिए। सभी राष्ट्राध्यक्ष कतारबद्ध होकर बाइडेन को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि बाइडेन भटक ना जाए। तीसरे वीडियो में बाइडेन G7 समिट की एक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। वहां पहले से टेबल पर बाकी नेता बैठे हैं। एक कुर्सी पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी है। वीडियो में सुपर पावर यूएस प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सैल्यूट करते दिख रहे हैं। इसको लेकर भी उनका मजाक बनाया जा रहा है। इस वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान बाइडेन कहीं खो जाते हैं। इसके बाद जेलेंस्की अपनी जगह से उठते हैं और बाइडेन की सीट पर जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं। G7 के वीडियोस के साथ बाइडेन का एक पुराना वीडियो भी वायरल है। ये वीडियो व्हाइट हाउस का है। इसमें बाइडेन और उनकी पत्नी के अलावा 3 और लोग मौजूद हैं। इनमें एक शख्स सबसे बारी बारी हैंडशेक करता है। हाथ मिलाने के 3 सेकंड बाद ही बाइडेन भूल जाते हैं कि वो हैंडशेक कर चुके हैं और अपना हाथ आगे कर देते हैं। बाइडेन के साथ ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि वक्त वक्त पर उनके ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिसमें वो कभी लड़खड़ाते दिखते हैं, कभी भूलते दिखते हैं, कभी अजीब व्यवहार करते दिखते हैं। इसको लेकर उनके विरोधी उनकी सेहत पर सवाल खड़ा करते हैं। इस सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाइडेन की अगर ऐसी हालत है तो फिर व्हाइट हाउस में डिसीजन मेकिंग किसके पास है? बाइडेन ने G7 समिट से पहले जेलेंस्की के साथ समझौता कर एक पुतिन को बड़ा झटका भी दे दिया है। इटली में अमेरिका और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। 10 साल की सुरक्षा समझौते के तहत अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद में इजाफा करेगा। समझौते के तहत पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ रूस की फ्री संपत्तियों पर मिलने वाले ब्याज से $50 बिलियन की वित्तीय मदद देंगे। अमेरिका के इस कदम से रूस आग बबूला है और पुतिन की तरफ से बदले की धमकी दी गई है। लेकिन अब एक ऐसी खबर जो देश के लिए बहुत जरूरी है और बड़े गर्व की बात है कि भारत ने एक ऐसी चीज तैयार कर ली है जिससे एक दुश्मन देश परेशान है। दुश्मनों के काल की हम बात कर रहे हैं भारत के पहले आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र की। भारतीय सेना का यह नया अस्त्र चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। भारतीय सेना इस नए हथियार से किसी भी समय में आतंकियों और देश के दुश्मनों के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर सकती है। भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र का पहला बैच मिल गया है। 120 ड्रोन शामिल हैं। LAC से LOC तक कैसे ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर होंगे, ये रिपोर्ट। नागास्त्र 1 सेना की भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन और सामान्य भाषा में कहें तो सुसाइडल ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन, जो पलक झपकते ही दुश्मन के बंकर, पोस्ट और हथियार डिपो को तबाह करने की ताकत रखता है। पिछले साल सेना ने इस हथियार का चीनी बॉर्डर के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में परीक्षण किया था। टेस्टिंग के दौरान नागास्त्र ने पूरी सटीकता के साथ अपने टारगेट को हिट किया और धुआं धुआं कर दिया। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना किसी नुकसान के ये दुश्मन की सरहद में घुसकर उस पर एयर स्ट्राइक करता है। तो आप जो ठीक मेरे सामने ये जो नागशास्त्र देख रहे हैं, नागशास्त्र 1, ये फिदाइन हमले की तरह करता है, यानी कि दुश्मन के ऊपर जाके सीधे उसके इलाके में घुसकर उसके ऊपर गिरता है। आपको साल 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक याद होगी, जब पुलवामा का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। नागास्त्र की ताकत मिलने के बाद एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसकी मदद से अपनी सीमा में बैठकर दुश्मन के इलाके में आत्मघाती अटैक करना आसान हो जाएगा। जो नागास्त्र 1 है, ये एक कामिकाजी टाइप ड्रोन है जिसको सुसाइड ड्रोन कहते हैं, जो कि सुसाइड ड्रोन होकर वहां पर जाकर टारगेट पर फट जाता है। आज की जो सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए भारत की सेना को आधुनिक बनाने की
तरफ जोर देना अत्यधिक जरूरी है। नागास्त्र को नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया है। भारतीय सेना ने अपनी आपातकालीन खरीद के तहत करीब 480 नागास्त्र ड्रोन का ठेका दिया था, जिसमें से करीब 120 ड्रोन भारतीय सेना को मिल गए हैं। सेना को सौंपने से पहले नागास्त्र की अच्छी तरह से जांच की गई है। नागास्त्र को LOC और LAC पर पाकिस्तान चीन की साजिशों को डसने के लिए तैनात किया जा सकता है। अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नागास्त्र की वो कौन सी खासियत है जिसके चलते इन्हें भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है? अब जरा वो देखिए। नागास्त्र कामिकाजी मोड वाला ड्रोन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखिए। जो 2 मीटर तक GPS की मदद से किसी भी खतरे को नष्ट कर सकता है। नागास्त्र एक ड्रोन की रेंज करीब 30 किलोमीटर तक की है। इसे साइलेंट मोड में 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे नीचे भी जा सकता है और रेडार की पकड़ से बच सकता है। इसका एडवांस वर्जन 2 किलो से ज्यादा गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। यह ड्रोन 60 मिनट से तक हवा में उड़ने की क्षमता रखता है। मैन इन लूप में इसकी रेंज 15 किलोमीटर और ऑटोनॉमस मोड में 30 किलोमीटर है। इसमें रियल टाइम वीडियो बनता है। ये डे नाइट सर्विलांस कैमरे से लैस है। इस ड्रोन की एक और खासियत पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म है, जिसके जरिए मिशन कैंसिल होने पर UAV को वापस लाया जा सकता है, सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है। इस सब के बीच में भारतीयों के लिए गर्व की बात यह है कि इस ड्रोन के 75% पार्ट्स देश में ही निर्मित है। नागास्त्र 1 के अलावा भारतीय सेना के पास पहले से कौन कौन से ड्रोन हैं, उसकी डिटेलिंग आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना के पास निशांत ड्रोन है। निशांत ड्रोन DRDO ने इसे डेवलप किया है। यह स्वचालित नहीं होता, बल्कि पैराशूट की मदद से नीचे उतरता है। भारत के पास रुस्तम ड्रोन भी है, जिसका इस्तेमाल 24 घंटे की निगरानी और टोही भूमिका में किया जा सकता है। इसे भी DRDO ने विकसित किया है। इसके अलावा भारत के पास इजरायली हैरॉप ड्रोन है। इजराइल से ही भारत को हेरॉन ड्रोन मिले हैं। इन्हें लद्दाख में तैनात किया गया। भारत के पास इजराइल की सर्चर ड्रोन भी है। इसका इस्तेमाल सेना लंबी दूरी के सर्विलांस के लिए करती है। इसके अलावा भारत ने MQ-9B रीपर ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ सौदा भी किया है। यह बहुत इंटरेस्टिंग है, MQ-9 रीपर, लेकिन अब ज्यादा छोटे ड्रोन्स का चलन है। सवाल यह है कि भारत की अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश अपनी ड्रोन पावर में इजाफा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास की जंग में जो ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, वो तस्वीरें उसकी गवाह हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में तो ड्रोन के इस्तेमाल ने पूरे वॉर डायनामिक्स को बदल के रख दिया है। हमास ने भी 7 अक्टूबर को ड्रोन्स का इस्तेमाल कर इजराइल के आसमानी सुरक्षा कवच को भेद दिया था। इसके बाद विश्व के तमाम देशों को लगने लगा है कि फ्यूचर वॉरफेयर का अहम हथियार बनने जा रहा है ड्रोन। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर सीरियल अटैक। रूस के पेस्कोव एयरपोर्ट पर हमला। 30 अगस्त 2023 को रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। अप्रैल 2022 में ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप मॉस्को को तबाह करने वाला हमला। रूस जैसे शक्तिशाली देश के सामने टिके रहने के लिए ड्रोन यूक्रेनी सेना के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। यूक्रेनी ब्रिगेड ने कई बार ड्रोन्स के जरिए रूस के अंदर घुसकर खासकर क्रीमिया में बड़े हमलों को अंजाम दिया है। युद्ध के शुरुआती दिनों में भी रूसी सेना ने यूक्रेन पर ईरान से मिले शाहिद कामिकाजे ड्रोन से भीषण हमले किए। ड्रोन हमलों से कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके बाद यूक्रेन ने अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया और पारंपरिक ड्रोन की जगह रशियन ब्रिगेड के खिलाफ मॉडर्न ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया। यूक्रेन को ड्रोन युद्ध का आइडिया अमेरिकी सेना से मिला। इसकी बदौलत उसने रूसी सेना को कई मोर्चों पर छकाए रखा। यूक्रेन ने शुरुआत में तुर्की में बने TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे रूसी आर्मी को रोकने में काफी हद तक मदद भी मिली। मौजूदा समय में यूक्रेन की पीकी ब्लाइंडर्स ब्रिगेड यानी ड्रोन दस्ता रूसी सैनिकों के छक्के छुड़ा रहा है।
रूस यूक्रेन के साथ अगर गाजा फ्रंट की बात करें तो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ जो हमला किया, हमले से पहले उसने सर्विलांस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इजराइल बॉर्डर की दीवारों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी ड्रोन से तबाह किया। ड्रोन की ताकत का एक और उदाहरण इजराइल पर ईरान का अटैक है। जब ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक का दावा किया, हालांकि इजराइल की तरफ से ज्यादातर ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा किया गया। इन उदाहरणों से साफ है कि ड्रोन फ्यूचर वॉरफेयर का अहम हथियार है। एक तरफ आत्मघाती ड्रोन नागाज से भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है, दूसरी तरफ आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए सेना के जवान जम्मू में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बीते 5 दिन में 4 आतंकी हमलों के बाद सेना सुपर एक्शन मोड में है। डोडा और आसपास के जंगलों में आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। आतंकियों की तलाश में भारतीय सेना के जवान जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। उधर कश्मीर में आतंकियों के नापाक मंसूबों पर आस्था भारी पड़ी है। जम्मू में लगातार हमलों के बीच माता खीर भवानी का मेला शुरू हो चुका है। खीर भवानी के दरबार से भक्तों की यही गूंज सुनाई दे रही है कि आतंक पर आस्था भारी है। माता खीर भवानी की जय, माता खीर भवानी की जय। मंत्रोच्चारण के बीच हाथ में पूजा की थाली लिए ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, जो जम्मू में आतंकी हमलों के बीच खीर भवानी मंदिर पहुंचे। पहले पूजा आरती की, फिर माता खीर भवानी के सामने माथा टेककर आतंकियों को संदेश दिया कि कश्मीर डरने वाला नहीं है। माता खीर भवानी के मेले में लगभग 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं। 200 के आसपास बसें जम्मू से आई हैं। इस बार कुछ लोग दिल्ली से भी आए हैं। मनोज सिन्हा के अलावा राज्य के बड़े नेताओं ने भी खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए, आतंकियों को ललकारा और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। हम लोग दुआ करते हैं कि ये जो हमारे भाई बहनें यहाँ से गई हैं कि जल्दी से अपने घर वापस आएं, इसकी दुआ हम सब ने की। उम्मीद करते हैं कि वो आएगा दिन जल्दी, जब भी अपने घर आएंगे और अमन से हमारे हम सब के साथ रहेंगे। यही चीज़ है जो भाईचारा जरूरी है। कश्मीर के जो हमारे मुसलमान भाई बहन आज इस मुकद्दस दिन यहाँ कश्मीरी पंडित समाज के भाई बहनों के इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यही हमारी पहचान है, यही हमारे बुजुर्गों की वो देन है, यही भाईचारा है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से खीर भवानी मंदिर में खास तौर पर दीपक जलाए गए और हाल में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। दावा है कि इस बार माता खीर भवानी के दरबार में 88,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। श्रद्धालुओं को बसों के जरिए खीर भवानी मंदिर लाया जा रहा है। हजारों कश्मीरी पंडित खीर भवानी पहुंचकर आतंकवादियों की उस सोच को करारा जवाब दे रहे हैं जो इस गफलत में बैठे थे कि कश्मीर में आतंकी हमलों से डरकर भक्त घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और जम्मू कश्मीर में फिर से वही खौफ का दौर लौट आएगा। जैसे श्री राम का वनवास 14 वर्ष का रहा था, तो उसके बाद जब वो आए थे फिर दिवाली मनाई जाती है, वैसे ही हमारा भी अभी तक चल रहा है। वनवासी सब ट्राई करते हैं कि वापस आए, अपने घर में रहे, बट अभी तक हमें वापसी कुछ नहीं हुआ। राम जी तो वनवास 14 साल, हमने तो 35 साल काटे और फिर भी भगवान थे, हम तो आज आम एक इंसान है। ये उन कश्मीरी पंडितों की ललकार है जो अपना 35 साल का वनवास खत्म कर घाटी में लौटने के लिए तैयार है। आतंक की हर चुनौती का सीना तानकर सामना करने के लिए एकजुट है। खीर भवानी मंदिर श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर गांदरबल में तुलमूल गांव के पास मौजूद है। हर वर्ष ज्येष्ठ महीने की अष्टमी पर यहाँ भव्य मेला लगता है। मंदिर रागिया माता को समर्पित है। यहाँ खीर का भोग लगने से खीर भवानी नाम पड़ा। खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुल देवी भी है। जम्मू कश्मीर में इस मंदिर का बहुत महत्व है। खीर भवानी के भक्तों के अलावा आतंकवादियों और उनके आकाओं को एक चुनौती सीधे पीएम मोदी से मिलने वाली है। 21 जून को योगा दिवस है। इसे मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस बार कश्मीर जाएंगे। तीसरे टर्म में उनका यह पहला कश्मीर दौरा होगा। पीएम मोदी डल झील के किनारे योग दिवस मनाकर दहशतगर्दों और उनके आकाओं को एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में देश की सियासत में यह चर्चा में बने हुए हैं
आरएसएस के इंद्रेश कुमार के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जमकर चर्चा और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनावी नतीजों पर जो बयान दिया, उनका बयान बीजेपी और विपक्ष को ध्यान में रखकर है। उन्होंने जयपुर में पक्ष और विपक्ष दोनों पर तंज कसा। प्रभु राम का जिक्र करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। हालांकि इस पर क्लैरिफिकेशन भी आ गए, बात सफाई भी दे दी गई है, लेकिन सुनिए। जिन्होंने राम की भक्ति की, उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। जिस पार्टी में भक्ति का अहंकार, वो 241 पर रुक गई। जिनके अंदर राम के प्रति आस्था नहीं, वो 234 पर रुक गए। सुबह से सियासी गलियारे में उनका यह बयान वायरल हो चुका है। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। जब इंद्रेश कुमार के बयान पर इतनी चर्चा हो रही है, तो उससे 4 दिन पहले 10 जून को नागपुर में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने क्या कहा था, यह भी देख लेते हैं। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है, वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। मोहन भागवत आरएसएस मुखिया हैं, तो इंद्रेश कुमार संघ के बड़े पदाधिकारी। इसलिए चुनाव नतीजों के बाद इनके बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसे सरकार को नसीहत देने के तौर पर भी देखा जाने लगा है। इस पर आज आरएसएस ने सूत्रों से अपना स्टैंड साफ कर दिया। संघ ने कहा है कि मोहन भागवत का बयान सरकार पर टिप्पणी नहीं है। सूत्रों के हवाले से कहा गया, मोहन भागवत के अहंकार पर दिए गए बयानों का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा, सेवक से उनका मतलब स्वयं सेवक था, किसी और से नहीं। वहीं संघ के सूत्रों ने बताया कि इंद्रेश कुमार का बयान आरएसएस का आधिकारिक स्टैंड नहीं है, यानी संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि आरएसएस और उसके संगठन के बीच केरल में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक समन्वय बैठक होगी। इस मीटिंग में बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। यानी यह बैठक लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रही है और 6-6 महीने के अंतराल पर साल में 2 बार संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक होती है। वैसे मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार के बयान पर भी दिन भर खूब सियासत हुई। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है, 240 सीट है, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। भागवत जी का बयान, उसके बाद ऑर्गेनाइजर पत्रिका का लेख और फिर इंद्रेश कुमार का ये बयान, ये तीनों बातें ये साबित करती हैं
कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। 24 घंटे तक सियासी संग्राम मचने के बाद अब से कुछ देर पहले इंद्रेश कुमार ने सामने आकर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने टीवी 9 भारत से क्या कहा, आइए देखें। कि जिन्होंने राम का विरोध किया और कहा कि राम भक्त सत्ता पर आएंगे ही नहीं, वो सत्ता से बाहर हो गए, और जिन्होंने राम भक्ति की और अपना एक अच्छा समूह बनाया, आज वो सत्ता में है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय और देश की सरकार बन गई है। मैं आपके द्वारा देशवासियों को ये अपील करूंगा कि वह पीछे की तरफ नहीं जाएं। जो वर्तमान में जीते हैं वो भविष्य को भी जीत लेते हैं। संघ शिक्षा वर्ग की बैठक के सिलसिले में सरसंघ चालक मोहन भागवत इन दिनों गोरखपुर में है। गोरखपुर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। कल गोरखपुर में दोनों की मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि बाकी मुद्दों के साथ साथ यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर भी दोनों में चर्चा हो सकती है। चुनाव परिणाम के बाद जो बयान आ रहे हैं उस पर संघ ने भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन उसके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। इस लेख में एनसीपी अजीत गुट के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने को लेकर सवाल उठाए गए। इस मुद्दे पर जब अजीत पवार गुट के कद्दावर नेता छगन भुजबल से प्रश्न किया गया तो उन्होंने बीजेपी को 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के नतीजे याद दिला दिए। ये बयानबाजी तब हो रही है जब अक्टूबर में वहां पर विधानसभा चुनाव होना है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की महायुति यानी बीजेपी एकनाथ शिंदे और शिवसेना की एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत गुट के में सब कुछ ठीक ठाक है। 4 जून को नतीजे आने के बाद केंद्र में सरकार का गठन हो चुका है। सारे मंत्री अपने काम में जुट चुके हैं, लेकिन चुनावी हार को लेकर एनडीए में मतभेद बार बार उभर कर सामने आ रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र में बयानबाजी थम नहीं रही। ये मानता हूँ कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। महाराष्ट्र में पिछली बार जब उद्धव के साथ थे तब एनडीए 41 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मिलकर लड़ी और एनडीए का आंकड़ा घटकर 17 तक पहुंच गया, यानी 24 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। इस बार बीजेपी को 9 सीटें, शिंदे गुट को 7 सीटें और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। छगन भुजबल का कहना है कि गठबंधन के तहत भले ही पार्टी को 4 सीटें मिली, लेकिन असली मायने में उनके खाते में 2 ही सीटें आईं। 2 सीटों का ठीकरा भुजबल ने एकनाथ शिंदे पर फोड़ दिया। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधरा के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती, एक